न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। पश्चिम बंगाल में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि वहां सबसे कम कोरोना जांच हो रही है, जबकि मरीज बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए राज्य में मौतें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार यानी 5 मई की सुबह जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक देश में हुई कुल 195 मौतों में से 98 लोग अकेले पश्चिम बंगाल के ही थे। अचानक बढ़ी मौत के इस आंकड़े पर सवाल शुरू हो गए हैं। इस बीच ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 मई के पहले भी आंकड़े जारी करने में आनाकानी की थी और अब 1 मई के बाद सीधे 4 मई को मौत का आंकड़ा जारी किया गया। केंद्र सरकार के सूत्रों का दावा है कि 1 मई को पहले 33 की मौत की बात कही गई, फिर 3 दिन बाद 2 और मौत की बात कही गई, जिससे कुल मौत का आंकड़ा 35 होना चाहिए। ऐसे में मौत का आंकड़ा 98 पहुंचने से बीजेपी को पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता सरकार, मौत के आंकड़ों को छिपा रही है? तो आज क्या हुआ, हम आपको ये भी बता रहे हैं किस तरह से 3 दिन तक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से मौत के आंकड़े सामने नहीं आने के बाद जब आखिरकार एक सचिव की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया तो केंद्र और राज्य के आंकड़ों में साफ तौर पर फर्क देखने को मिला। और हमारे साथ आज की इस चर्चा पर खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ टीएमसी समर्थक बादल देवनाथ जी मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या मौत के आंकड़े को छिपा रही है ममता सरकार। साथ ही बीजेपी से अनिला सिंह हमारे साथ होंगी, डॉक्टर कुणाल साहा हमारे साथ हैं, इन्फेक्शंस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा कोलकाता से हमारी संवाददाता आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं और जल्द ही हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा भी जुड़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और अब जमकर इस मामले पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार मौत के आंकड़े छिपाने की कोशिश में जुटी है। अभी देखा सरकार का अंदर में मौत को लेकर लड़ाई चल रहा है। जो चीफ सेक्रेटरी, उनका घोषणा एक शंका है और जो ऑडिट कमेटी उनका शंका दूसरा है। दोनों को मिला ले 133 मौत इस राज्य में हुआ। आखिर में शंका भी सच्चाई है कि नहीं, उसको लेकर भी प्रश्न बहुत है। इसीलिए सरकार छुपाते छुपाते ऐसा जगह में पहुंच गया और छुपाने का कोई जगह नहीं है। हम आपको बता दें, बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष ने ममता सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के जो अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, उन्होंने बाकायदा डॉक्टर्स की एक चिट्ठी पोस्ट की है और डॉक्टर्स की इस चिट्ठी को पोस्ट करके कई सवाल पूछे हैं ममता सरकार से। ट्वीट क्या किया अमित मालवीय ने, वो हम आपको बता दें। उत्तर बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से नियुक्ति के खिलाफ बगावत, लेकिन डॉक्टरों के एसोसिएशन की चिट्ठी में एक चीज परेशान करने वाली है, जिसमें उत्तर बंगाल से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सिलीगुड़ी लाने का आरोप लगाया गया है। क्या ये कोरोना स्पेशल अस्पताल केवल कागजों पर ही हैं? तो ये सवाल पूछते हुए अमित मालवीय कि अगर जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको सिलीगुड़ी लाया जा रहा है, जैसा कि लेटर में दावा किया जा रहा है, तो जो कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल की बात कही जा रही है, क्या वो अस्पताल सिर्फ और सिर्फ कागजों पर है? देखिए, सबसे पहले इस खबर को समझने के लिए हम सीधे चलेंगे पश्चिम बंगाल से। हमारी संवाददाता आशिका हमारे साथ जुड़ी है। आशिका, ये बताइए, ताज़ा स्थिति पश्चिम बंगाल में कोरोना के मरीजों को लेकर क्या है और क्या वाकई में ममता बनर्जी की जो सरकार है वो आंकड़ों को छिपा रही है? सच क्या है? अब आशिका, हम आपके पास आगे आने की कोशिश करेंगे। माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इस बीच रुक करना चाहूंगी अनिला सिंह का, बीजेपी से हमारे साथ है। अनिला जी, बहुत सीधा सवाल है, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ममता सरकार कोरोना के मरीजों को लेकर आंकड़े छिपा रही है? क्योंकि मुख्य सचिव कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से वो एक क्रूसेडर की तरह अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं या अपने आप को एक सुपर वुमन की तरह दिखाना चाह रहे हैं कि उनके राज्य में जो है कोरोना का कोई भी ऐसा मेजर एक जो संक्रमण है वो नहीं है। वो सबको बचाने में
काबिले, पर वो भूल जा रहे हैं कि इस वक्त पूरा विश्व जो है वो इस इन्फेक्शन से ग्रसित है। भारतवर्ष की भी अगर हम बात करते हैं तो जितने भी राज्य हैं वो अपने सही सही आंकड़े दे रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसकी राय पर चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल एक हाई पॉपुलेटेड डेंसिटी वाला एक राज्य है, हम जानते हैं कि वहां पर रेशियो क्या है, उसके बावजूद अगर वो गलत आंकड़े दे रही हैं तो उनकी क्या मजबूरी हो सकती है? मजबूरी यही हो सकती है कि अगले साल के चुनाव शायद उनके दिमाग में है, या अपीजमेंट पॉलिटिक्स का भी हो सकता है। अच्छा। जब वो केंद्र से टीम जाती है उसको सही आंकड़े नहीं देती हैं, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री मांगती है आंकड़े उसको नहीं देती है, कोऑपरेट नहीं कर रही है सेंटर के साथ। ये पीछे भी करती आई है लगातार। सेंटर अगर कुछ भी मदद करने की कोशिश करती है तो ममता बनर्जी कहती है कि नहीं, मेरा राज्य मेरा पूरा अपना क्षेत्र है और आपका भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मैं नहीं स्वीकार करूंगी। परंतु उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये करके उन्होंने वेस्ट बंगाल की जो जनता है उसको बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि अनिला जी देखिए, राज्य के जो मुख्य सचिव हैं राजीव सिन्हा, वो क्या कह रहे हैं, मेरा सवाल आप ही से है। राजीव सिन्हा ये कह रहे हैं कि माना कि हमारी राज्य सरकार ने पिछले 3 दिन में कोरोना पर डेटा जारी नहीं किया, लेकिन आगे वो कह रहे हैं कि डेटा में देरी का ठीक रहा, निजी अस्पतालों पर वो फोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की खामियों की वजह से सरकार को डेटा जारी करने में दिक्कत हुई। फिर वो ये भी कहते हैं कि कोरोना के मामलों में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसीलिए असली आंकड़े, सही आंकड़े जुटाने में वक्त लगता है। तो अब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर मुख्य सचिव ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर आंकड़े छिपाने की सियासत कहां से आई? बीजेपी आंकड़े छिपाने की सियासत का आरोप क्यों लगा रही है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी और चीफ सेक्रेटरी जो टॉप ब्यूरोक्रेट होता है किसी भी राज्य का, वो इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर देता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है कि ममता बनर्जी उनको फोर्स कर रही हैं और वो उनके दबाव में आके इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास अनिला जी, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर हमारा बना रहना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा से मुठभेड़ में हिजब कमांडर रियाज नाइकू को घेरा गया है। सेना के साथ चल रही मुठभेड़ में हिजब कमांडर रियाज नाइकू को घेर लिया गया है। मौके पर सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है और दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू ये घाटी का मोस्ट वांटेड आतंकी है और जानकारी ये मिल रही है कि पुलवामा में फिलहाल जो मुठभेड़ चल रही है उस मुठभेड़ में रियाज नाइकू को घेरा गया है। हिजब कमांडर है रियाज नाइकू और आपको याद होगा 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद, जो कि पोस्टर बॉय कहा जाता था बुरहान वानी को, बुरहान वानी की मौत के बाद कहीं ना कहीं जो हिजब कमांडर है रियाज नाइकू वो घाटी में सबसे प्रचलित हो गया। तभी से इसकी तलाश हो रही है। 12 लाख का इनाम भी है इसके ऊपर। अवंतीपुरा के दुर्बक का के नाइकू मोहल्ले का निवासी है नाइकू, और हम आपको बता दें कि जो आतंकी हैं उनकी A++ श्रेणी में आता है। इसने घाटी में सब्जार बट की मौत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया का पद संभाला था। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता रिफत जुड़ गए हैं। रिफत, और क्या जानकारी मिल रही है? कौन सा इलाका ये पुलवामा का है जहां पर रियाज नाइकू को घेरा गया है? देखिए, बेगपोरा अवंतीपोरा है, ये नेटिव विलेज है रियाज नाइकू का, जहाँ का वो रहने वाला है। और कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहाँ पे टॉप कमांडर छुपा हुआ है, तो फौरन बॉर्डर से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। काफी सर्च हुई वहाँ पे, काफी देर तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि किस जगह पे वो है। लेकिन आप भी कहा कि टॉप कमांडर छुपा हुआ है, तो ये कहा जा सकता है अब उस एरिया को जीरो इन किया गया है और उसके बाद ही वहाँ पे मुठभेड़ शुरू हुई। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम सुबह तक पहुंचे। ऐसे में खबर यही है कि टॉप कमांडर है जिनका मोस्ट वांटेड कमांडर था, वो फिलहाल उसको घेरा गया है, इस तरीके की खबर मिल रही है। तो साथ ही एक और एनकाउंटर में वो करा गया, वो भी इस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 4 एरिया है, वहाँ पे भी कल ही ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसमें भी एक मिलिटेंट मारा गया। हालांकि ऑपरेशन कर रही है, लेकिन ये जो ऑपरेशन करता जाएगा, क्योंकि रियाज नाइकू के फर्स्ट की खबर जो आ रही है टॉप कमांडर बुरहान वानी के बाद दूसरा टॉप कमांडर था एसएम का, जो एसएम संभाले हुए था पूरे में ऑपरेशन जितने भी होते थे वो रियाज कराता था, या जो लोग हैं उनका यहाँ पे था। जी, अब रिफत, आपका ऑडियो बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, हम फिर से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनिला जी, मैं आपका पहला रिएक्शन इस पर चाहूंगी। रियाज नाइकू की अगर बात करें, ये काफी वक्त से मोस्ट वांटेड आतंकी रहा है और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि पुलवामा के एक एरिया में इसको बाकायदा घेर लिया गया है और पुलिस कोशिश कर रही है इसको धर पकड़ने की।
नहीं, बिल्कुल। अगर हम इस आतंकी की बात करते हैं तो बहुत काफी दिनों से जो है जो इस एजेंसीज ने इसके पीछे पड़ी हुई थी। आज एक ऐसा मौका आया हुआ है कि जब वो पकड़ा जाएगा, चाहे वो जिंदा पकड़ा जाए, चाहे वो मृतावस्था में पकड़ा जाएगा, परंतु मुझे पूरा विश्वास है अपनी फोर्सेस के ऊपर कि अब ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये फितरत है। मैं देख रही हूँ इन आतंकवादियों की फितरत है कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुद इतना ज्यादा परेशानी से गुजर रहा है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, और भारत जो है मल्टीपल फेसेस पे लड़ाई लड़ रहा है, और आतंकवाद एक ही है। अभी पीछे हमने अपने वीरों को खोया भी है, परंतु आज हम पूरे देश की जो आशा है, शुभकामनाएं हमारे फोर्सेस के साथ है, और बहुत मुझे लगता है खबर जल्द आएगी कि ये या तो पकड़ा गया, किसी भी रूप में पकड़ा जाए। अनिला जी, एक बात और है, हमने अतीत में भी देखा है कि अगर हम रियाज नाइकू की बात करें तो ये एक ऐसा चालाक आतंकवादी है जो इससे पहले भी सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागा है। ऐसे में इस बार अनिला जी पूरे देश के लिए ये अपने आप में बहुत अहम होगा कि जिस तरह से हिस्ब कमांडर रियाज नाइकू को घेरा हुआ है, इस बार जैसा आपने कहा कि मुठभेड़ में या तो इसे पकड़ा जाए या मार गिराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। जैसा मैंने कहा कि हमें अपने फोर्सेस पे पूरा भरोसा है, हाँ। और वो जल्द ही ऐसी खबर हम लोगों को मिलेगी कि इस दुष्ट आतंकवादी का जो है अंत किस प्रकार से हो रहा है। जी अनिला जी, आप रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दें। पुलवामा में इस वक्त एक एनकाउंटर चल रहा है, एक मुठभेड़ चल रही है, और उस मुठभेड़ में सबसे कुख्यात आतंकी, मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू को फिलहाल घेर लिया गया है। हमारे साथ इसी खबर पर रिफत जुड़ गए हैं। रिफत, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त का ताजा अपडेट क्या मिल रहा है, और हमारे दर्शकों के लिए ये भी बताइए कि रियाज नाइकू का पकड़ा जाना कितना जरूरी है भारत के लिए। देखिए, मैं बता दूं आपको, इस वक्त जिस तरीके से आपने कहा कि रियाज नाइकू जो है वो घेरा गया है। रियाज नाइकू एचएम का टॉप कमांडर है। बुरहान वानी के बाद ही उसने कमान संभाली थी एचएम की, और जितने भी ऑपरेशन होते थे वो वही कराता था, क्योंकि वो ऑपरेशनल कमांडर था। यानी पूरे कश्मीर में जो एचएम ऑपरेट हो रहा है उसका ही वो कमांडर था। तो ऐसे में जिस तरीके से वो कमांडर था, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी खबर है ये, अगर एक कमांडर फंसता है और अगर वो एनकाउंटर में मारा जाता है, क्योंकि पुलिस ने भी कहा है कि टॉप कमांडर जो है वो इसकी घेराबंदी में आ चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस की। मैं आपको बता दूं, कल शाम को ही कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, क्योंकि पहले ही स्पेकुलेट किया जा रहा था कि वहां पे रियाज नाइकू फंस गया है, क्योंकि वो उसका नेटिव विलेज है जहां पे वो रहता है, बेगपोरा, अवंतीपोरा, वो उसी गांव से उसका ताल्लुक है। लेकिन कहीं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी आर्मी सीआरपीएफ या पुलिस को, उसी वजह से उन्होंने फौरन घेराबंदी की। और पहले तो ये पता नहीं चलता रहा था कि कहाँ पे उसकी लोकेशन है, लेकिन जिस तरीके से कारण को बढ़ाया गया, मजीद रीइंफोर्समेंट बुलाई गई और कारण नहीं हटाया गया, तो उससे पूरा इत्तला थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ पे टॉप कमांडर छुपा हुआ है। तो अब देखना होगा कि अभी इतना टाइम कितना लगेगा एनकाउंटर में, लेकिन पुलिस ने जरूर ये कहा है कि टॉप कमांडर इस घेरे में आ चुका है। जी, अब रिफत ये भी बताइए हमको कि बुरहान वानी के 2016 में मारे जाने के बाद अगर हम रियाज नाइकू की बात करें तो किस तरह से रियाज नाइकू घाटी का सबसे खतरनाक आतंकवादी बन गया? देखिए, जिस तरीके से बुरहान वानी फेस था एचएम का, यहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो डिक्लाइन हुई थी, लेकिन बुरहान वानी ने जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और अपनी फोटोज, अपने वीडियोज और बाकी मिलिटेंटों को, ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पे यहाँ पे अगर किसी ने मिलिटेंसी को लाया तो वो बुरहान वानी था। वो अपने फोटोग्राफ्स जंगलों में खींचता था, सामान साथ में लेके, आर्मी की यूनिफॉर्म लगा के, और उसके बाद वो फोटोग्राफ्स वायरल होते थे। और आज जो ये जो रियाज नाइकू है, क्योंकि बुरहान वानी जब मारा गया उसके बाद रियाज नाइकू ने कमान संभाली एचएम की, तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा कमांडर है। रिफत आप रहिए मेरे साथ, रिफत आप रहिए मेरे साथ। इस खबर पर मेरे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर, मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगी हिज़्ब कमांडर रियाज नाइकू का वर्तमान हालात में पुलवामा में घिरा होना, इसको हम किस तरह से देखें, और इसका पकड़ा जाना या मारा जाना भारत के लिहाज से कितना अहम है? अगर ये बात सच है तो मैं कहूंगा कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, यहां तक कि एंटी टेरर ऑपरेशन कंसर्न है, क्योंकि रियाज नाइकू एक ऐसा बचा खुचा आतंकवादी है वहां पर, जो कि काफी अरसे से कश्मीर के अंदर आतंकवाद, ना सिर्फ आतंकवाद फैला रहा है बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और लोकल रिक्रूटमेंट करने में बिजी है। इससे पहले कई बारी वो चकमा देके
कॉर्डन से निकल चुका है और बच चुका है। बुरहान वानी का ये खास आदमी था, और बुरहान वानी के बाद अगर कश्मीर के अंदर आतंकवाद का कोई चेहरा माना जाता है और आम लोग जिसकी इज्जत करते हैं, वो है रियाज नायकू। तो इसलिए रियाज नायकू का घेरे में आना, और अगर आज वो मारा जाता है तो मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर गुप्ता कि अगर आज बुरहान वानी का ये बेहद खास रियाज नायक को मारा जाता है, कब्जे में आता है, तो भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके साथ ही सर मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी। आपने एक बहुत ही अहम बात कही, आपने कहा कि अतीत में भी ऐसा हुआ है कि रियाज नायक सुरक्षा बलों के चंगुल में आया, उनके घेरे में आया, पर उनको चकमा देकर निकल गया। इसीलिए इस बार किस तरह से इस मोस्ट वांटेड आतंकी का शिकार किया जाता है, कैसे इसे घेरा जाता है, वो पूरी रणनीति अपने आप में कहीं बहुत अहम होगी। देखिए, कल रात से सुरक्षा बल लगे हुए हैं। इस बारी जो कॉर्डन किया गया है, बहुत ही स्ट्रेंथन कॉर्डन किया गया है। बड़ी दूर से कॉर्डन लगाने के बाद उसको क्लोजिंग किया गया है। तभी आपने देखा कि कल रात से चल रहा ऑपरेशन कॉन्टैक्ट आज सुबह जाकर कहीं 10 बजे करीब हुआ है, 9-10 बजे करीब हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा बलों ने अपनी तरफ से तो पूरी ताकतें बरती हैं, लेकिन आप एक बात आपको माननी पड़ेगी, रियाज नायक को लोकल पॉपुलर सपोर्ट बहुत ज्यादा है, और वो भी साउथ कश्मीर के अंदर। इसलिए उसको बचाने वाले भी उतने ही हैं जितना लोग चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें अपनी फिंगर्स क्रॉस रखनी चाहिए, और हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और इस बार मुझे नहीं लगता कि रियाज नायक को बच सकेगा। जी मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी यहाँ पर ब्रिगेडियर गुप्ता, ये आपने बड़ी अहम बात कही, और हमारे दर्शकों के लिए ज़रा हमें बताइए। इस वक्त की बड़ी खबर तो हम लोगों को दे ही रहे हैं कि हिज़्ब कमांडर रियाज नायक को पुलवामा के एक हिस्से में घेर लिया गया है, लेकिन जो आपने कहा कि अगर दक्षिण कश्मीर की बात की जाए तो बुरहान वानी की तरह रियाज नायक जो कि वहाँ का लोकल है, स्थानीय लोगों के बीच बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रखता है। ऐसे में ये ऑपरेशन कितना क्रिटिकल हो जाता है सर? बहुत क्रिटिकल है, तभी तो मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी फोर्स के लिए ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बार निराश हो चुकी हैं। ये पहली बारी नहीं है। अगर मैं गिनूं तो कम से कम ये चौथी या पांचवी बारी होगा जब रियाज नायक को घेरा गया है। वो चकमा देकर निकल गया। कहीं ना कहीं उसकी जो हमदर्द होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो मार जाते हैं, पर ये निकल जाता है। तो देखिए, फिंगर्स क्रॉस रखिए, इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। जी एक चीज और सर, जिस तरह से हाल फिलहाल एक तरफ पूरा विश्व, भारत और कहीं पाकिस्तान भी कोरोना से लड़ रहा है, और उस दौरान पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा। खासतौर पर जिस तरह की चोट पाकिस्तान ने हमको पहुंचाई है, पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले करके हमारे जवान शहीद हुए। ऐसे में रियाज नायकू का पकड़ा जाना या मारा जाना, उस स्थिति में, उस पर्सपेक्टिव में आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? कितनी बड़ी कामयाबी होगी ये? देखिए, कामयाबी तो जैसे मैंने कहा कि ये इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी होगी अभी तक, क्योंकि इस वक्त अगर कश्मीर में कोई बड़ा आतंकवादी है, कमांडर है, तो वो रियाज नायकू है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, बड़े अफसोस की बात, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। देखिए, पाकिस्तान तो है ही हमारा दुश्मन, और पाकिस्तान को तो सिर्फ कश्मीर के अलावा कुछ नजर नहीं आता। पर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त जब देश कोरोना और पाकिस्तान दोनों के साथ लड़ रहा है, हमारे देश के अंदर जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो सरकार का साथ देके, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज ना करके सरकार के साथ नुक्ताचीनियां निकाल रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। इस वक्त पूरी कोशिश जो है वो इसी बात को लेकर है कि देश एक रहे, और ऐसे में ब्रिगेडियर गुप्ता ये कहते हुए कि किसी का भी सरकार पर सवाल उठाना या क्रिटिसाइज करना इस वक्त कहीं ना कहीं देश की एकता के खिलाफ जाता है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, आतंकी रियाज नायक को घिर गया है, ये जानकारी हमको मिल रही है, और आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। और जैसा कि हमारे मेहमान भी हमको बता रहे थे कि अगर रियाज नायकू पकड़ा जाता है या मारा जाता है, और उम्मीद यही करनी चाहिए कि हमारा ये ऑपरेशन कामयाब हो, तो ये साल की सबसे बड़ी कामयाबी होगी सुरक्षा बलों के लिए। हमारे साथ बीजेपी से अनिला सिंह मौजूद है। अनिला जी, आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं? जी देखिए, पिछले साल की अगर मैं बात करती हूँ, 2019 में जो जाकिर मूसा है, जो उसका एक समय का साथी हुआ करता था, वो मुठभेड़ में मारा गया। और इस साल भी मई के महीने में आज के दिन ऐसे पूरे हालात हो गए हैं कि ये जो है नायकू जो है, शायद ये मारा जाएगा। पर दुख मुझे किस बात का होता है कि ये खुद जो नायकू जो है एक मैथमेटिशियन था, और उसके बाद ये रेडिकलाइज हुआ, इसने बंदूक उठा ली, आतंकवादी बन गया, और ये हिजबुल मुजाहिदीन को
एक तरीके से बिल्कुल बांधा हुआ था जब मूसा ने इसका साथ छोड़ा। तो पहले तो हमारे जो फोर्सेस हैं मूसा को खत्म किया, और आज जब ये खत्म हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है जो एक शक्ति पा रहा था हिजबुल मुजाहिदीन, पूरा जो गैंग है, इनका ग्रुप जो है, तो इसके मरने से वो बिखरेगा, टूटेगा। तो ये हमारे भारत के फोर्सेस के लिए एक अच्छी खबर होगी। तो मैं पूरी आशा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो फोर्सेस हैं, तीनों फोर्सेस जो हैं, एसओजी, सीआरपीएफ और मेरे ख्याल से ये आरआर जो है, राइफल, तीनों फोर्सेस जो लगे हुए हैं इस वक्त, उसको ढेर करने में उनको कामयाबी मिले। जी अनिला जी, एक चीज और बताइए, ये सवाल मैंने ब्रिगेडियर साहब से भी पूछा, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमारे जवान शहीद हुए हैं और जिस तरह से आतंक का साया भारत पर मंडराया है, कहीं ना कहीं रियाज नाइकू का पकड़ा जाना या इस ऑपरेशन का कामयाब होना एक बहुत बड़ा बदला भी होगा भारत की तरफ से, और एक कामयाबी भी होगी जो हमारे जवान गए हैं उनको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अगर ये ढेर होता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारे देश के लिए, हमारे फोर्सेस के लिए। जिस प्रकार से हमने देखा कि अभी फिलहाल में हमने अपने फौजियों को खोया, पूरा देश जो है वो गम में डूबा हुआ था। वैसे ही हम परेशान चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, परंतु आतंकवादी जो है, जो स्पॉन्सर्ड है पाकिस्तान सरकार के द्वारा, उसकी आर्मी के द्वारा, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। आज अगर ये मारा जाता है, नाइकू मारा जाता है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए। जी, लेकिन अनिला जी, यहाँ पर हालांकि हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और बहुत ही केपेबल हैं, हमारे सुरक्षा बल बहुत ज़्यादा केपेबल हैं, सक्षम हैं रियाज नाइकू को पकड़ने में, उसे घेर करके मार डालने में। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जो बात ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, कि अगर दक्षिण कश्मीर की बात करें तो रियाज नाइकू को जबरदस्त समर्थन हासिल है वहां पर लोकल्स का, बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी वक्त में बुरहान वानी को हुआ करता था। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है अपने आप में? देखिए, बिल्कुल चुनौती तो होती है, और इस प्रकार से जो ग्रुप लीडर्स होते हैं जैसे रियाज नाइकू, इनको बिना सपोर्ट के तो ये चल ही नहीं सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका जबरदस्त सपोर्ट है यहाँ पर हमारी एजेंसी पे अपना एक इंटेलिजेंस सिस्टम भी है, जिसकी वजह से ये घेरे भी जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं और मारे भी जाते हैं। और आज वो घड़ी आ गई है कि आज जो हमारे फोर्सेस हैं, उनका जो एक पूरा सिस्टम है, उसके तहत उस ट्रैक में ये आ चुका है, और आज जो है ये मारा जाएगा या आएगा, कुछ हमारे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। हमारे फोर्सेस पर हम सबको बहुत ज्यादा गर्व है, आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अनिला जी, आपका ऑडियो हम तक सही तरह से नहीं पहुंच रहा है, हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं कनेक्शन, लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। रियाज नाइकू कौन है, हम आपको लगातार ये बता रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, टॉप मुखिया है जिसे आप कह सकते हैं, कश्मीर में ये हिजब का कमांडर है, और बुरहान वानी के बाद कहीं ना कहीं रियाज नाइकू एक तरह से पोस्टर बॉय बनकर सामने आया है। A++ कैटेगरी का ये आतंकी है, 12 लाख का इनाम है इसके ऊपर। सब्जार बट के मारे जाने के बाद ये हिजब कमांडर बना था। और रियाज नाइकू के बारे में ये भी कहा जाता है कि पहले वो स्थानीय स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाता था, उसे पेंटिंग का भी बहुत शौक था और वो फूलों की चित्रकारी करता था। लेकिन 33 साल की उम्र में कलम और ब्रश छोड़कर बंदूक थाम ली रियाज नाइकू ने। बुरहान वानी की मौत के बाद आतंकी संगठन ने रियाज नाइकू को कमांडर बनाया था, और सेना ने, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, उसके ऊपर 12 लाख का इनाम रखा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलवामा में सुरक्षा बलों ने रियाज नाइकू को घेर लिया है, और कोशिश यही है कि इस आतंकी को पकड़ा जाए। ये A++ कैटेगरी का आतंकी है। कौन है रियाज नाइकू, हम आपको ये बता रहे हैं। 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद रियाज नाइकू आतंकियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया। बुरहान वानी के बाद हिजब का ये सबसे बड़ा आतंकी बना। पहले बुरहान वानी पोस्टर बॉय होता था हिजबुल मुजाहिदीन का, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो टाइटल है ये आया रियाज नाइकू के पास। सेना ने रियाज नाइकू के ऊपर 12 लाख का इनाम रखा है। रियाज नाइकू भी बुरहान वानी की तरह दक्षिण कश्मीर का लोकल बाशिंदा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, इस पूरी खबर को किस तरह से देखा जाए? हालांकि रियाज नाइकू इससे पहले भी सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागा है, लेकिन इस बार क्या आपको स्थिति अलग लग रही है जिस तरह से रियाज नाइकू को घेर लिया गया है?
देखिए, इस कोरोना के संकट में जिस तरह से कश्मीर में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा दिया गया, आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और हमें बड़े अधिकारियों को शहीद होना पड़ा इन आतंकियों को कंट्रोल करने में, तो जाहिर तौर पर रियाज नाइकू का गिरना एक बड़ा संकेत है कि अब हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से उनको समूल उनके जड़ से नाश करने के लिए तैयार बैठे हैं। और उसको अगर घेरा गया और उसको अगर उसका अंत होता है तो एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों को बढ़ा रहा है, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है, तो ऐसे में इन सब जो स्थानीय कमांडर्स हैं इनका समूल नाश करना ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और अगर ये घिर गया है तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा और बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी उन शहीदों के लिए जो पिछले 2-3 दिनों में बड़े इन कमांडरों के खिलाफ इनकाउंटर में शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल। और ये एक बड़ी बात आप अमिताभ कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है कहीं ना कहीं हमारे उन तमाम जवानों के लिए होगी जिन्होंने अपनी जान गंवाई पिछले जो हाल फिलहाल आतंकी हमले हुए, और उन तमाम सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर की तरह ये काम करेगा रियाज नाइकू का पकड़ा जाना। लेकिन ये जो पिछले 2-3 आतंकी हमले जिनकी आपने बात की अमिताभ, सेना का ये भी मानना है कि जिस तरह से ये हमले कराए गए हैं इनके पीछे दरअसल दिमाग जो है वो रियाज नाइकू का ही है। बिल्कुल स्थानीय है और स्थानीय चीज़ों के बारे में मानते हैं और किस तरह से भीड़ का इस्तेमाल करना, अगर गांव में कहीं छुपे हैं तो आसपास के लोगों का इस्तेमाल करना, उनको ढाल बनाकर इस्तेमाल करना, ये तमाम बातों में वो माहिर है। अगर स्थानीय लोग भी अब इनसे उकताने लगे हैं और अगर सूचना अगर सुरक्षा बलों तक मिल रही है कि रियाज नाइकू और उस जैसे कमांडर छिपे हैं, तो ये भी सुरक्षा बलों और सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि वो जनता तक ये संदेश देने में सफल हुए हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए है और उनको राहत पहुँचाने के लिए है। तो इनकी खबर जाने ये जनता को ढाल बनाना बंद कर दें तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी आतंकवादी टिक पाएगा। जनता को ढाल बनाना ये बहुत बड़ी गलती है कश्मीर के इन आतंकवादियों की। बिल्कुल। एक चीज़ अमिताभ यहाँ पर और मेरे संज्ञान में आई है और मैं अपने दर्शकों से साझा करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि अगर कोई भी इसमें गलती हो तो आप सुधारें मुझको। रियाज नाइकू से पहले जाकिर मूसा के पास हिजबुल की कमान थी, लेकिन 2017 में मूसा अलग हो गया था और उसने अपना अलग से एक संगठन बना लिया था और मूसा ने यह भी कहा था कि अब उसका संगठन अलकायदा के साथ मिलकर काम कर रहा है। और मूसा के अलग होने के बाद अमिताभ इस चीज़ को आप बताइए, रियाज नाइकू ने ही हिजबुल को टूटने से बचाया। बिल्कुल, हिजबुल मुजाहिदीन अगर पूरे कश्मीर की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन ये मामला अभी जो मामला फंसा है उसका नॉर्थ कश्मीर फंसा है। नॉर्थ कश्मीर में कम से कम एक चीज़ राहत की बात है कि वहाँ पत्थरबाजी की घटना और जनता का उतना सपोर्ट नहीं है इन आतंकवादियों को। पत्थरबाजी की जितनी घटनाएं इस तरह से आई हैं आतंकवादियों को पनाह देने की बात जो आई हैं वो दक्षिण कश्मीर से आती हैं। ये श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर इलाका है, नॉर्थ कश्मीर में है। इन सब इलाकों में उस तरह की घटनाएं अब तक सामने नहीं आई हैं। तो जाहिर है अगर रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने घेरा है तो काफी सोची समझी रणनीति के तहत और काफी छानबीन के बाद ही घेरा है। और मुझे लगता है कि अगर सफलता मिलती है तो बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। कम से कम इस कोरोना के संकट में जो पूरा देश जूझ रहा है, कश्मीर में भी काफी कोरोना फैल रहा है, वहां से भी काफी इस तरह की घटनाओं की बात आ रही है। ऐसे में आतंकवादियों का इस तरह से वार करना, पीठ पर पीछे छिपकर, ये बिल्कुल गलत है। ये वहां की जनता के साथ भी अन्याय है और ये दुनिया भर में भी गलत संदेश दे रहा है। जी बिल्कुल। अमिताभ ये भी बताइए, रियाज नाइकू के बारे में हम में से बहुत लोग जानते हैं कि क्योंकि ये दक्षिण कश्मीर का ही रहने वाला है तो वहाँ का लोकल बाशिंदा हुआ। अब आतंक की आग में पड़ने से पहले ये शख्स गणित का टीचर होता था, स्थानीय बच्चों को एक गणित पढ़ाता था, इसे पेंटिंग का शौक था, ये फूलों की चित्रकारी करता था। और इस तरह के केसेस हमने देखे हैं, चाहे वो बुरहान वानी हो, चाहे रियाज नाइकू जो इस वक्त घिरा हुआ है, कि किस तरह से इनमें इस तरह से पाकिस्तान ने जहर भरा कि कभी कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपना मानने वाले ये लोकल्स ही सबसे बड़े आतंकी बनकर सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बन गए। अमिताभ, बिल्कुल यही सबसे बड़ी हुई है। पहले स्थानीय लोग अगर इन्वॉल्व थे, अगर स्थानीय अगर जिसे अगर लोकल यूनिट कहते हैं, जिसे कहते हैं कि अगर आपका छुपा हुआ प्लेयर हो जो आम जनता के बीच रह रहा हो। लेकिन जब से ISI और पाकिस्तान ने जब से इनके पीछे इनके सर पे हाथ रखा है, ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं, हथियारों का आवागमन बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले जब से यूनियन टेरिटरी बना है कश्मीर और उसके पहले से सरकार ने जो सख्ती दिखाई है उनसे ये इनकी पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। अगर इनकी अर्थव्यवस्था भी देखो, इनके फाइनेंस रुक गए हैं, जो हवाला ट्रेडिंग
ट्रेनिंग के माध्यम से होते थे, इनके पास हथियारों का आना रुक गया है, क्योंकि हमारे पास सुरक्षा बल 24 साल के 12 महीने सतर्क रहते हैं, चाहे वो बर्फ से जुड़ा हुआ सर्दी का महीना क्यों ना हो। तो ये उनका आवागमन रुक गया, इसलिए स्थानीय लोगों को ही वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि स्थानीय लोग ही स्थानीय लोगों के बीच रह के काम करें और आतंकी घटना को बढ़ावा दें। ऐसे में स्थानीय लोगों को ही सरकार विश्वास दिला रही है कि ये आपके हित में नहीं है। और अगर रियाज नाइक को घिरा है तो मैं फिर से कहूँगा, ये स्थानीय लोगों का ही सपोर्ट है और खुफिया तंत्र है जो सरकार तक खबर पहुँचाया है। इसीलिए रियाज नाकू आज घेरे में आया है और उसका अगर सरकार उसका विनाश करने में सफल होती है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और राहत की बात होगी। जी बिल्कुल, और बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। अमिताभ हमारे साथ लगातार बीजेपी से अनिला जी भी जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, आप जो बात अमिताभ जी ने कही उसमें कुछ जोड़ना चाहती हैं? नहीं, यही बात मैं आपसे मेंशन कर रही थी जब अमिताभ जी हम लोग के साथ जुड़े हैं उससे पहले, कि पर चिंता का विषय यहाँ पर ये आ जाता है कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या टीचर्स हैं, जब ये रेडिकलाइज होके टेररिस्ट बनते हैं तो ये दोधारी तलवार हो जाते हैं कि भाई पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और रेडिकलाइज्ड हैं, तो ये दोहरा नुकसान पहुंचाते हैं अपने एरिया में। और आज जब ये नाइकू मारा जाएगा, इससे पहले जैसे मैंने जिक्र किया था, पिछले साल मई के महीने में जो है मूसा मारा गया था, ठीक है, तो इस साल अगर मई के महीने में ये भी मारा जाता है तो ये हमारे फोर्सेस के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। और जैसे मैंने कहा, चाहे वो आरआर हो, चाहे एसओजी हो और चाहे वो सीआरपीएफ हो, ये फोर्सेस जो हैं इस वक्त लगी हुई हैं इसको पकड़ने में या इसको ढेर करने में। और जैसा मैंने मेंशन किया था कि बिना लोकल इंटेलिजेंशिया के ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, परंतु हमारी फोर्सेस के पास अपना एक नेटवर्क होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। ऐसे लोग हैं अभी समाज में जो इस प्रकार के टेररिस्ट आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। आज की तारीख में जब कश्मीर जो है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, कोविड से भी लड़ाई कर रहा है, अर्थव्यवस्था को बेहतर करना चाहता है, तो ये जो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान सरकार के द्वारा सपोर्टेड होते हैं, ये और ज्यादा उसको कमजोर करने का प्रयास करते। तो कश्मीर की जनता का ये दायित्व भी हो जाता है कि ऐसे लोगों को पकड़वाएं या मरवाएं, जिससे कि कश्मीर जो है मजबूती से अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आप दोनों मेरे साथ रहिए। अमिताभ मेरे साथ है, मेरे साथ बीजेपी से अनिला सिंह जी हैं और इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह साहब जुड़ गए हैं। जीजे सिंह साहब, आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगी। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू, इस वक्त सुरक्षा बलों ने उसे पूरी तरह से घेर रखा है। देखिए, ये सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये पाकिस्तान जो अपना हिजबुल को सपोर्ट करता है जी, जो पाकिस्तान आईएसआई का एक फेवरेट आतंकी ग्रुप, जहां आप इसी के लिए संगठन है हिजबुल, उसका ये मेन कमांडर था। और इस कमांडर को गिराने से अभी हिजबुल को बहुत सदमा पहुंचेगा और उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि ये इस एरिया का ऑपरेशनल कमांडर था और साथ में ये जो था पूरी सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि मुजफ्फराबाद है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कैपिटल है, वहां का हेडक्वार्टर था। और पाकिस्तान जो आईएसआई और आर्मी है वो इसको पूरा सपोर्ट दे रहे, और ये लोग जो थे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत डेंजरस थे, क्योंकि ये ज्यादा इंडोक्ट्रिनेटेड है, ये लोग ज्यादा कहते हैं भयंकर थे। और साथ में ये कहूंगा कि पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर आ रहा था उसके ऑपोजिशन से। जैसे बिलावल भुट्टो है, वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और साथ में अभी इनको एक डाइवर्जेंट देने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए वो पाकिस्तान की आर्मी का मदद ले रहा। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सपोर्ट में है इमरान खान की, उनका सिलेक्ट किया। तो ये उन्होंने इस मौसम के अंदर, आने वाले मौसम के अंदर जो हिजबुल है तो एंट्रिंग है वो ज्यादा बढ़ जाता है। हमने देखा है कि आगे बहुत उनका इंग्रेस, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, बढ़ जाता है। और ये ऑपरेशनल कमांडर होने से एक बहुत बड़ी हमें कामयाबी मिली है। मगर ये एंड नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इनके जो और आतंकवाद
लॉन्चिंग पैड में रेडी हैं। वो के अंदर आज जीजे सिंह साहब, उस पर मैं बिल्कुल आगे आऊंगी। ये कहीं से भी अंत नहीं होगा, लेकिन रियाज नाइक को अगर पकड़ा जाता है या फिर मारा जाता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी वर्तमान हालात में। आप मेरे साथ बने रहिए सर। इस बीच हमारे संवाददाता अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, इस बड़ी खबर पर आप हमारे साथ क्या जानकारी साझा कर सकते हैं? देखिए, आज सुबह 2 अहम एनकाउंटर यहाँ पर हुए हैं कश्मीर में, श्रीनगर के पास पुलवामा में। और पहले एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया, जबकि दूसरे एनकाउंटर में रियाज नाइकू के मारे जाने की अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, कंफर्म इसकी पुष्टि होना बाकी है। बहुत बड़ा ये, अगर ये इस न्यूज की पुष्टि हो जाती है, बहुत बड़ी सफलता होगी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो वहां पर कश्मीर घाटी में धारा 370 हटाए जाने के इस बात को फिर से स्पष्ट कीजिए अमित, फिर से स्पष्ट कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। आप ये कह रहे हैं कि अभी सूत्रों के हवाले से, हालांकि इसका कंफर्म होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि रियाज नाइक को हो सकता है मारा गया हो। जी देखिए, यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर कंबाइंड ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। सीआरपीएफ का और कश्मीर पुलिस का, सेना का एक कंबाइंड ऑपरेशन चल रहा है। और उसको एक पुलवामा के पास इलाका है, उसको पूरा का पूरा वो इलाका घेर लिया गया है। और अभी इसकी पुष्टि यहाँ पर होनी बाकी है, लेकिन एक बड़ी सफलता है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि उसके पूरे ग्रुप में यहाँ पर उन्होंने घेर लिया है। जी, तो अमित ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अमिताभ, मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। अभी तक हम इस बारे में बात कर रहे थे कि रियाज नाइकू को घेर लिया गया है। अब अमित बता रहे हैं कि पुष्टि का इंतजार है, लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है ये खूंखार आतंकी मार गिराया गया हो। देखिए, जब तक औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं हुआ था, अमित भी मेरे ख्याल से इसको बोलने में बच रहे होंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो हो सकता है कि जब तक सेना हो चाहे बाकी स्थानीय अधिकारी हो इसकी पुष्टि न कर लें, इसके बारे में पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से तीनों सुरक्षा बलों ने घेरा है इस पूरे के पूरे रियाज नाइकू की टीम को और पूरे आतंकियों को, तो मुझे नहीं लगता है कि अब उस शिकंजे से बच पाना रियाज नाइकू के लिए मुश्किल होगा। बस हम लोगों को औपचारिक एक ऐलान का इंतजार करना चाहिए। अमित के पास हो सकता है, अमित लगातार गृह मंत्रालय कवर करते रहे हैं सीआरपीएफ और आर्मी की मूवमेंट्स को, तो मुझे लगता है कि उनके पास छन के ये खबर जरूर आ रही होगी। अमित, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि पुलवामा का ये कौन सा इलाका है जहां पर रियाज नाइकू को घेरा गया, और दूसरी बात, इतनी बड़ी कामयाबी, रियाज नाइकू को घेर कर इस तरह से उसको अपने चंगुल में लेकर आने की कामयाबी सुरक्षा बलों को कैसे मिली? देखिए, रियाज नाइकू एक टॉप कमांडर था, और पिछले 2 साल के अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो लगातार यहाँ पर चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो, चाहे हिजबुल हो, उसके टॉप कमांडर लगातार मारे जा रहे थे। और रियाज नाइकू ही एक अकेला ऐसा शख्स था जो कि यहाँ पर पिछले 3 साल से लगातार सक्रिय था, और लगातार ये यूथ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था। और सबसे बड़ी जो चिंता की बात थी सुरक्षा बलों के लिए कि ये लगातार स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनी बदलता रहता था। तो पिछले 4-5 दिनों से जो सुरक्षा बल से लगातार इसके ऑपरेशंस की जानकारी यहाँ पर रख रहे थे। पुलवामा वो एरिया है, वो इलाका है जहाँ पर रियाज नाइकू समेत जो भी आतंकी संगठन है उनके टॉप कमांडर्स का यहाँ पर घर है। जाकिर मूसा का भी घर इस इलाके के आसपास है, और इसके अलावा अन्य जो कमांडर है उनका भी घर आसपास है, और बहुत ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ये बराबर अपने घर यहाँ पर विजिट करने आता था, यहाँ पर पॉइंट विजिट करने आता था यहाँ पर, और लगातार इसकी इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही थी। और इंफॉर्मेशन जुटाए जाने के बाद आज ये बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है। और अगर आप याद करें कि पुलवामा हमला जो हुआ था वो भी इस इलाके के यहाँ के आसपास हुआ था, और एक बड़ा हमला यहाँ पर हुआ था। तो हमेशा इसकी भूमिका यहाँ पर रियाज नाइकू की सक्रिय थी, और ये अंतिम कड़ी था उस वक्त की जब से 3 साल से आतंकी सक्रिय था। जी अमित, एक चीज और बताइए, आप बहुत सारी जानकारी हमें रियाज नाइकू के बारे में दे रहे हैं, और अपने दर्शकों को हम लगातार ये बात बता रहे हैं कि रियाज नाइकू को पुलवामा के एक इलाके में पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है, और अभी ये चीज कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि रियाज नाइकू मारा भी गया हो। हालांकि कॉन्फर्मेशन का हमें लगातार इंतजार है। अमित हमें पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से दे रहे हैं। अमित, हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि रियाज नाइकू की अगर बात की जाए तो हम लगातार बता रहे हैं कि ये A++ आतंकी की श्रेणी में इसको रखा गया था, इसका मतलब क्या है? देखिए, एक बहुत बड़ी यहाँ पर ये खबर है, इसलिए ये सुरक्षा बलों के लिए कामयाब है कि पिछले
2 साल में जो बड़े आतंकी हमले यहाँ पर हुए थे उन सब को रियाज नाइकू ने इसको अंजाम दिया और एक ये वही आतंकी था जिसने आपके पूसा के साथ कश्मीर में मिलिटेंसी के रिवाइवल का पूरा दौर यहाँ पर शुरू किया था रियाज नाइकू ने, और इसके जो अन्य साथी थे वो यहाँ मारे गए थे। और सिर्फ रियाज नाइकू ये एक पुराना अमित, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, मैं आपसे आगे जानकारी लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कर्नल जीडी बख्शी साहब जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। खूंखार आतंकी रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर लिया है। जहां तक मुझे खबर आई थी कि वो मार डाला गया है, लेकिन अगर घेरे में है तो ज्यादा देर नहीं लगेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा कमांडर था। ये हमारे जो फोर्सेस हैं जो इन्होंने अटैक्स किए हैं टेररिस्ट ने, अब हिट बैक करना शुरू कर दिया है। ये पहला रिएक्शन तो हमारे इलाके के अंदर होगा, बाद में और भी रिएक्शन होना चाहिए बॉर्डर के पार। और हम लोग कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन के लिए जा रहे हैं, मतलब ऐसे हर प्यादे नथु गहरे पे समय बर्बाद नहीं करेंगे। हेलो जी सर। हर प्यादे पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, परंतु जो इनके टॉप कमांडर्स हैं उनको चुन चुन कर मारा जाएगा ताकि डिसरप्शन ज्यादा हो, और उसी के चलते ये ऑपरेशन हुआ है। बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है और मुझे बड़ी खुशी है कि हम टॉप कमांडर्स को अब गिन गिन कर मार रहे हैं, क्योंकि ब्रेन दिमाग यही है जो सारे ऑपरेशन ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, और एक टॉप कमांडर मारने बहुत डिसरप्शन होती है उसके कमांड एंड कंट्रोल व्यवस्था में। बिल्कुल। जीडी बख्शी साहब, ये भी चीज बताइए, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर स्थिति को कोई नहीं जानता, हिजबुल मुजाहिदीन की अगर बात की जाए तो इस आतंकी संगठन की कमर तोड़ने का काम किस तरह से होगा अगर रियाज नाइकू आज की इस मुठभेड़ में मारा जाता है तो? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। इनको तो अब सीनियर कमांडर ढूंढने मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खासकर सीनियर कमांडर्स के जान के पीछे पड़ते हैं, और इनकी शेल्फ लाइफ जो है पहले तो साल होती थी, अब ये चंद महीने, चंद हफ्ते, चंद दिन ही रह गई है। जैसे ही पता चलता है उसको टारगेट किया जाता है और एलिमिनेट किया जाता है, मार डाला जाता है। दिस विल कंटिन्यू। हम इनको ज्यादा देर ऑपरेट नहीं करने देंगे, लेकिन एक बड़ा भारी खतरा है। बड़ा भारी खतरा यह है कि 400 जैश-ए मोहम्मद के जो सरगना टेररिस्ट हैं, ये तालिबान के साथ 7 कैंपों में अब ट्रेन कर रहे हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पे। वहां पे ऑपरेशनल एक्सपीरियंस गेन करके इन्हें जम्मू कश्मीर में भेजे जाने का प्लान है ISI का। ये शरेआम जंग का ऐलान है, ये शरेआम जंग का ऐलान है। और अगर हम आराम से बैठ के इसको हम इंतजार नहीं कर सकते कि कब आके वो हमें मारेंगे, हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, हमको पार बॉर्डर के पार एक्शन करना पड़ेगा, चाहे हमको अफगानिस्तान बॉर्डर के पार एक्शन करना पड़े। इंतजार क्यों कर रहे हैं कि वो पानीपत पे आएगा तब लड़ेंगे? बिल्कुल सर, ये जो सवाल आपने उठाया, जो बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसका जवाब मैं बीजेपी से हमारे साथ अनिला जी मौजूद है, मैं उनसे लूंगी। लेकिन इस बीच एक सवाल मेरा आपसे और है कि बहुत बार बात हुई, जैसे बुरहान वानी के बारे में ही कहा गया कि उसको बहुत लोकल सपोर्ट था, रियाज नाइकू के बारे में भी कहा जाता है कि इसको बहुत ज्यादा लोकल सपोर्ट है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये लग रहा है कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने इस खूंखार आतंकी को घेरा है, कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट के दम पर ही ये सफलता मिल पाई है। आप क्या कहेंगे सर? और क्या समझते हैं आप? जब तक लोकल लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते, फौज मार थोड़ी ना सकती है। लोकल लोग ही इंफॉर्मेशन देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और बड़ी अच्छी खबरें देते हैं, और बड़े बहादुर हैं वो लोग जो कि अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसे नीच जो टेररिस्ट कुत्ते हैं उनके खिलाफ वो खबर देते हैं, क्योंकि वो उनकी माँ बहनों के साथ बदसलूकी करते हैं, औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं, उनको फोकट का हराम का खाते हैं घरों में घुस के। ऐसे ही लोग गरीब हैं, ऊपर से अगर ऐसे मुसंडे पालने पड़े उनको फोकट का खाना तो खिलाना साहब, आप ये बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और भारत सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से बहुत साफ कर दिया गया है कि अब सीधे इन आतंकी संगठनों के जो कमांडर्स हैं उन तक जाया जाएगा। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं ये बताते हुए आपको कि रियाज नाइकू घाटी का मोस्ट वांटेड आतंकी फिलहाल पुलवामा के एक इलाके में पूरी तरह से घेर लिया गया है। पल पल की जानकारी इस बड़ी खबर पर आप तक लगातार पहुंचाएंगे। एक
छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।